गुजरात में एक नए प्लेयर हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जहां जाते हैं सबसे पहले कंट्रोवर्सी पहुंच जाती है। ओवैसी अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे, ट्रेन में सवार थे, एक पत्थर ट्रेन की खिड़की से टकराया तो पब्लिक मीटिंग में ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने इल्जाम लगा दिया कि जिस कोच में ओवैसी साहब सफर कर रहे थे उस कोच पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए। वारिस पठान ने इस इल्जाम को साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की। वारिस पठान ने कहा कि मोदी जी चाहे पत्थर बरसाएं या कुछ और करें, ओवैसी साहब गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गायब। हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है। चूंकि ओवैसी की पार्टी ने पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया, पुलिस हरकत में आई। रेलवे पुलिस ने मामले की जांच की और कुछ घंटों में हकीकत सामने आई। सूरत पुलिस का दावा है कि यह सही है कि वंदे मातरम एक्सप्रेस के कोच E2 की विंडो से पत्थर टकराया था। उसी कोच में ओवैसी सफर कर रहे थे, यह भी सही है। उस कोच में सुरक्षाकर्मी भी थे, सिक्योरिटी वाले भी थे। किसी ने पत्थरबाजी की शिकायत नहीं की। ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों ने सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद भी पथराव को लेकर कुछ नहीं कहा। पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में यह पता चला है कि यह घटना अंकलेश्वर और भरूच के बीच की है। वहां रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कोई पत्थर या मेटल पार्ट उछलकर ट्रेन के शीशे में लग गया हो। ट्रैवलिंग के दरमियान ये जानकारी सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई, और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ में इस मामले में तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। फिलहाल रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये संभावनाएं रहती हैं। हालांकि सूरत की रैली में इस मुद्दे पर खुद ओवैसी डायरेक्टली कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है, मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पर हमले किए। ओवैसी ने कहा कि किसके कितने विधायक, किसके कितने सांसद हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन गरीबों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाता है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात विधानसभा में मौजूदगी दर्ज करनी है, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है। इसलिए अगर गुजरात विधानसभा में भी मजलिस के विधायक होंगे तो गरीबों की आवाज असेंबली में जरूर सुनाई देगी। मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं, और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं,
6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है, 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ, ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। ओवैसी जबरदस्त स्पीकर हैं। जितनी चर्चा उनके भाषण की हुई, उससे ज्यादा चर्चा इस इल्जाम की हुई कि उनकी ट्रेन के कोच पर पत्थर फेंके गए। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सिरफिरों ने ओवैसी की कार पर गोली चलाई थी। उसे भी ओवैसी ने एक बड़ा इशू बनाया था, पर चुनाव में उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब गुजरात में ओवैसी साहब की ट्रेन पर पत्थर को इशू बनाया गया है और पुलिस कह रही कि पत्थर फेंका नहीं गया, उछलकर कोच के शीशे में लग गया। ओवैसी साहब के लिए मुझे एक शेर याद आ गया, शीशे के चटकने की वजह गर्म सांस का कोई झोंका हुआ होगा, मेरे हाथ में पत्थर नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। हालांकि अगर कोई पत्थर केजरीवाल की गाड़ी पर लग जाता तो इसे बड़ा इशू बना देते, इसे अपनी हत्या की साजिश बताते। वैसे आज गुजरात में केजरीवाल ने जो कहा वो भी इंटरेस्टिंग है। केजरीवाल ने आज कहा कि पहले तो बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे एक थे, लेकिन अब तो बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन सबको दिख रहा है। इसलिए गुजरात के लोगों को इन दोनों पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। और यहां पे तो अभी बता रहे थे मेरे को पीयूष भाई, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके नगर पालिका, दोनों पहले तो छुप छुप के मिला करते थे, प्यार का रिश्ता है दोनों में, पहले छुप छुप के मिलते थे, अब दोनों ने शादी कर ली। इस बार इन दोनों पार्टियों को हरा के अपने बच्चों की सोचो, परिवार की सोचो, पार्टियों की मत सोचो। पार्टियों से कुछ नहीं, पार्टियों के पीछे पड़ के क्या मिला अपने को? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज दावा किया कि केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि केजरीवाल गुजरात में जाकर कुछ भी दावा करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को साफ हवा नहीं दे सकता, और दूसरे राज्यों को क्या देगा, ये बात गुजरात के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 2 रात तो गुजारी है दिल्ली में, पता लग जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांड का नेबुलाइजर लेना है, पता लग जाएगा कि बिना कोरोना के भी मास्क पहन के घूमना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अप्रवासी मुख्यमंत्री है। पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। जैसे ही दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, केजरीवाल राजनीतिक टूरिज्म पर निकल जाते हैं। कभी शिमला की वादियों में पाए जाते हैं, कभी अहमदाबाद में मिलते हैं, कभी सूरत में मिलते हैं। अभी शिमला से उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, मतलब वहां से तो निपट गए। अभी यहां से भी 2-4 दिन में निपटने वाले हैं, तीसरा राज्य पकड़ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहते ही नहीं है वो, उनका दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ये बात पूर्ण सत्य है कि केजरीवाल के गवर्नेंस को अगर देखना है तो 2 दिन 24-48 घंटे दिल्ली में रहिए, दमा लेके वापस अपने घर जाइए, खांसी लेके अपने घर जाइए, नेबुलाइजर लेके घर जाइए, मास्क लेके घर जाइए। ये केजरीवाल का मॉडल है गवर्नेंस का। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेशवासियों को ऑक्सीजन नहीं दे सकता, वो क्या बात करेगा? उसको कोई बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। भाजपा और आम आदमी पार्टी मिली भगत में काम करती है, प्योर कॉग्निजेंस में काम करती है, अलायंस में, कोलायंस में काम करती है।
केजरीवाल और गौरव वल्लभ दोनों बेकार की बात कर रहे हैं। वो भी जानते हैं ना तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिल सकते हैं और ना ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जनता भी इस बात को समझती है, जनता जानती है। इसलिए हैरानी होती है कि ये लोग देश की जनता की समझदारी पर शक क्यों करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।